हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर सेकंड। हम लोग देख चुके हैं पहले ही 3 सेट, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री, बायो का। आज हम लोग फिजिक्स का फिर से देख रहे हैं सेकंड नंबर, और हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब का सब मैं बताऊँगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगा। होता क्या है कि कई सारे लोग पढ़ चुके होते हैं बहुत पहले ही साइंस को, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप भूल चुके होते हो। तो जितने भी चीज़ें होती हैं, भूले बिछड़ी चीज़ें, सबको मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एमसीक्यू के थ्रू ही मैं पूरा साइंस कंप्लीट करा दूंगा। और जितने भी थियरी होते हैं ना, सभी पोर्शन से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सभी पोर्शन से। और एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, और जहाँ जहाँ मिलेगा मैं बार बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करूँगा। और इतने बार रिवीजन हो जाएगा आपका इस सीरीज़ को देखते देखते कि साइंस यूँ ही कंप्लीट हो जाएगा। थियरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनको साइंस के क्विजेस के लिए चाहिए ग्रुप, वो आप टेलीग्राम पर सर्च करना, ये वाला मिल जाएगा। और उसके डीपी में लगा हुआ है त्रिगीतम नाम का ही एक पिक लगा हुआ है, तो आप सही जगह पर पहुंच जाओगे। बस इसको सर्च करना। और त्रिगीतम फोरियम क्लब इंग्लिश का क्विज है, डेली बेसिस पे क्विजेस मिलते हैं दोनों ग्रुप में। अब जरा बात करते हैं क्या आज के क्वेश्चन का। फर्स्ट जो दिया है वो क्या है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन तक पहले देख चुके हैं फिजिक्स का। ये है, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज़ केप्ट जेंटली। अगर आप धीरे से रखते हो वाटर सरफेस के ऊपर एक किसी नीडल को, पतले से छोटे से नीडल को, वो तैरने लगता है। तो बताओ क्यों तैरता है, क्यों फ्लोटिंग करता है, इसका रीज़न क्या है। एक एक करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन में। आप पॉज करके आंसर दे सकते हो कमेंट में। ये आपका फर्स्ट नंबर, इट विल रिमेन अंडर द वाटर, मतलब वाटर के अंदर तो रहेगा। व्हेन इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि आप पढ़ चुके होते हो बायोन्सी का जो थियरम होता है, थियरी होता है, जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज लॉ। तो बिल्कुल ही ये नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट आपका, द डेंसिटी ऑफ नीडल इज़ लेस दैन दैट ऑफ वाटर। ये भी इसका आंसर नहीं है। आपसे इसलिए कंफ्यूज कराया है क्योंकि आप पढ़ चुके होते हो कि जिस चीज़ का भी डेंसिटी लेस होता है वाटर के डेंसिटी से, वो चीज़ वाटर में तैरने लगता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नेक्स्ट आपका, ड्यू टू सरफेस टेंशन। जी हाँ, यही इसका आंसर है। कैसे है ये मैं भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, ड्यू टू इट्स शेप। नहीं जी, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पर मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो ऑप्शंस हैं वो सेकेंड और थर्ड नंबर है। तो दोनों को मैं क्लियर करा दूँ कि सेकेंड क्यों नहीं होगा और थर्ड क्यों होगा। सबसे पहली बात देखो, जो भी चीज़ की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो ऑब्वियसली वो तैरेगा ही तैरेगा, ठीक, वाटर सरफेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर चेक करेंगे क्या नीडल का डेंसिटी कम होता है या फिर ज़्यादा होता है वाटर से। तो ज़रा देख लो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या है, मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को मान लो आप कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है मान लिया जाए 1 मीटर क्यूब और फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, एक डब्बा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस डब्बे में नीडल को भरते हैं। सेम डब्बे में, सेम वॉल्यूम के डब्बे में पानी भी भरते हैं। तो आप बताओ उसमें मास किसका अधिक होगा। वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो मास किसका ज़्यादा होगा, नीडल का और फिर क्या, वाटर का। तो ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा, नीडल का ज़्यादा होगा ना। मास ज़्यादा होगा, मतलब नीडल का ही क्या हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा, किसके अपेक्षा, वाटर के अपेक्षा। तो ऑब्वियसली ये तो फेल कर जा रहा है, मतलब ये वजह नहीं है उसका तैरने का। बात समझ रहे हो, डेंसिटी तो है नीडल का होता ही नहीं है ज़्यादा वाटर के अपेक्षा। लेकिन थियरी ये कहता है कि जिसका भी लेस होता है डेंसिटी वाटर से, वो तैरेगा। लेकिन यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है नहीं नीडल का, ठीक है। अब जरा देखो, डेंसिटी का कई बार पूछ लेता है कि मास बाय वॉल्यूम, तो फार्मूला याद रखना ही चाहिए सबको। इसका पूछ लेता है यूनिट, तो मास का हो गया केजी और वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट बोल सकते हो आप, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब सरफेस टेंशन होता क्या है इसके बारे में ज़रा देख लो। मान लिया जाए ये पानी का सरफेस है, ठीक, ये पानी है आपका, और इसमें होता क्या है कि सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि, यहाँ लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, सब कुछ बताऊंगा कौन सा फोर्स क्या होता है, इज डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ, ठीक है, या फिर सिंपली लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर की दूरी से, मान लो ये सरफेस है, यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ सेंटर मानो, तो 1 मीटर इधर है, ठीक है।
इतने दूरी पर जो भी कोहेसिव फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। मतलब लेंथ को डिवाइड करते हैं कोहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और एक तरह का होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रकृति के मॉलिक्यूल रहेंगे, जैसे मान लिया जाए ऑयल है और वाटर है, तो दो अलग अलग प्रकृति के मॉलिक्यूल हो गए, तो उसके बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं एडहेसिव। डी है तो डिफरेंट समझ लेना, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। और को है, को का मतलब भी होता है साथ साथ, है ना। तो एक ही तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन होता है कोहेसिव फोर्स बाय यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका कई बार पूछ लेता है यूनिट, तो जरा देख लो। फोर्स तो फोर्स है, इसका क्या होता है, न्यूटन होता है, और लेंथ का मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन का यूनिट, और कई बार ही पूछा है, तो इसको भी ख्याल रखना। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन एक्चुअल में होता क्या है, तो ज़रा मैं आपको बता दूं, देख लो। ये क्या होता है कि फिर से इसको मिटा करके मैं छाप रहा हूँ, देखो ये है आपका वाटर सरफेस, ठीक, और ये है वाटर। अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है। होता क्या है, दोनों के बीच ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखो ये इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, ये मॉलिक्यूल भी इसको क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ, ये भी खींचेगा, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, मतलब वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब ये चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर खींच रहे हैं, ठीक, एक दूसरे को यहाँ पर खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, बात समझ रहे हैं। तो जो वो फोर्स होता है सरफेस टेंशन, इसी को कहते हैं, इसी टेंशन वाले फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस के ऊपर लगने वाला टेंशन, दो चार मॉलिक्यूल्स के बीच, बात समझ रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो टेंशन लग रहा है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। और पर यूनिट लेंथ में जो कोहेसिव फोर्स लगता है, तो होता क्या है, मान लिया जाए ये फोर्स जो है नीडल है, मान लो यहाँ पर हम नीडल को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, ठीक है। अगर ये नीडल इस फोर्स को, इस सरफेस टेंशन फोर्स को ब्रेक कर देता है, बात को समझना, अगर ब्रेक कर देगा तो वो डूब जाएगा। और अगर ये फोर्स बहुत कम रहेगा, इसके ऊपर लगने वाला वेट जो होता है, वेट भी एक तरह का फोर्स होता है, वेट और मास में डिफरेंस होता है ना। वेट का यूनिट भी होता है आपका न्यूटन, और नीडल का वेट जो यहाँ पर लग रहा होता है और यहाँ पर सरफेस टेंशन काम कर रहा होता है। अगर इस कोहेसिव फोर्स और फिर सरफेस टेंशन के फोर्स को अगर इसका वेट ब्रेक कर देता है तो वो डूब जाएगा, और नहीं ब्रेक करता है तो वो क्या होगा, ऊपर में फ्लोटिंग कर रहा होगा। तो उसका जो वेट है नीडल का, वो इसको ब्रेक नहीं कर पाता सरफेस टेंशन को, इसलिए वो क्या करता है, वो ऊपर में ही तैरते रहता है। सरफेस टेंशन बोलो या फिर कोहेसिव फोर्स बोलो, उस कोहेसिव फोर्स को वो ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या होता है, ऊपर में तैरते रहता है, ठीक है। मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ सरफेस टेंशन और आपका कोहेसिव फोर्स को एक ही बता रहा हूँ समझने के व्यू से, लेकिन दोनों डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक। तो आप समझ गए इस चीज़ को कि सरफेस टेंशन क्या होता है और कोहेसिव फोर्स क्या होता है। अब जरा देख लो, इसका आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड नंबर, कि नीडल स्विम्स करता है वाटर सरफेस पर, किसके वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देख लो, अभी पॉज करो आप और इसका आंसर मुझे बताओ, ये होता क्या है। द मास ऑफ ए स्टार इज़ 2 times द मास ऑफ द सन। मतलब क्या है, एक यहाँ पर है आपका एक स्टार है, और एक आपका हमारा स्टार जो है सबसे प्यारा स्टार, वो क्या है, सन है, ठीक। इसका बोल रहा है कि मास है m, और इसका बोल रहा है इसका है 2m, डबल है इसके मास का। तो बोल रहा है हाउ इट विल कम टू एंड, मतलब ये समाप्त कैसे हो जाता है, मर कैसे जाता है ना, ये लास्ट कैसे कर जाता है, ये वाला जो स्टार है वो। तो इसका मतलब किस तरीके से, यहाँ बोल रहा है हाउ इट विल कम टू एन एंड, मतलब जब मरने के बाद, लोग कहते हैं ना कि स्टार मरते नहीं, पहले लोग सोचते थे स्टार मरते नहीं, लेकिन इसका भी लाइफ होता है, स्टार का भी, ठीक। तो इस स्टार, अगर ये स्टार जो है सन के मुकाबले 2 गुना वजन है इसका, तो ये किस फॉर्म में मरेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस फॉर्म में एंड करेगा ये पूछ रहा है। न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ और फिर रेड जायंट। तो देखिए इसका आंसर जो है ये है आपका न्यूट्रॉन स्टार, फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। मैं बताऊंगा एक साथ आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों होता क्या है। ये चौथे के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे,
तो ज़रा समझने की कोशिश करना न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है, कैसे स्टार मरते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, एक लाइन में समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात देख लो, ये क्वेश्चन को समझो कि द मास ऑफ ए स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ये बस इंडिकेट कर रहा है आपसे कि आप समझो, ताकि आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये न्यूट्रॉन स्टार ही होगा। ठीक, अब ज़रा देखो, 3 तरह के स्टार हैं। ठीक, पहला जो स्टार है वो बहुत छोटे शेप का है, मतलब साइज उसका बहुत छोटा है। एक स्टार है जो मीडियम साइज का है, और एक स्टार है जो बहुत बड़ा है। और ये जो मीडियम साइज है, ये 2 गुना इसका मास है किससे, सन की अपेक्षा। ये सन है, ये इसका m है, और ये इसका 2m है। ठीक, ये जब एंड करता है, मतलब इसकी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है, तो ये जब एंड करता है तो इसको कहते हैं वाइट ड्वार्फ। ठीक, वाइट ड्वार्फ है ये। और ये जब मरता है मीडियम साइज वाला, देखो 3 साइज का मैं लिया हूँ, एक बहुत छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा, मतलब इन दोनों के मीडियम साइज का है ये बीच वाला। ठीक, लेकिन इसका मास कितना है, सन के मास से 2 गुना या 1.5 गुना यही रहता है ना, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा रहता है इसका मास। तो इसके बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछा है। ये जब एंड करेगा तो ये कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार। और ये जो सबसे बड़ा वाला है, ये जब मरता है, ये जब एंड करता है, तो इसको मरना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसके लाइफ से जाने की बात को कह रहा हूँ। ठीक, तो ये जो एंड करता है वो कहलाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल इसका बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग थियरी है, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो सर्च करके, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ करके। तो ज़रा बात करते हैं, देखो कैसे है, क्या है, समझ गए कि 3 साइज का अगर स्टार है, एक बहुत बड़ा अगर वो एंड करता है तो ब्लैक होल के रूप में, एक बहुत छोटा वो अगर एंड करेगा तो वाइट ड्वार्फ के रूप में, और इन दोनों के मीडियम साइज का अगर होगा और ये एंड करेगा तो यही कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं, देखो कि कोई भी स्टार एंड कैसे करता है, इसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहली बात आप लोग बता दो कि एनर्जी जो स्टार के अंदर रिलीज होती है वो किसके वजह से, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन मतलब 2 छोटे छोटे एटम मिल करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा एटम बनाता है, तो उसको कहते हैं फ्यूजन, है ना। तो जुड़ना को कहते हैं फ्यूजन। और अगर टूटता है, बड़े बड़े एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं छोटे छोटे एटम में, तो उसको कहा जाता है क्या, फिजन, उसको कहते हैं फिजन। और यही हमारे सन के अंदर भी होता है, कौन सा होता है, फ्यूजन होता है, ना कि फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम मिल करके वहाँ पे हीलियम बना रहा होता है, और इसी के वजह से वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है बहुत भारी मात्रा में। और ये हर एक स्टार की कहानी है। ठीक है, अब एक एक करके समझना फ्यूजन के ऊपर कि कैसे एंड करता है स्टार। तो यहाँ पर देख लो, एक स्टार जो है वहाँ पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब 2 छोटे छोटे एटम मिल करके क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। ठीक, इसको फ्यूजन प्रक्रिया कहते हैं, फ्यूजन। अब होता क्या है कि जब जो भी स्टार बहुत ज़्यादा डेंस होता है ना, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा उसका घनत्व होता है, तो हीलियम भी फ्यूज करके आपस में ये बनाता है कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। बाद में कार्बन फ्यूज करके नियोन बनाता है, और बाद में नियोन भी किस चीज़ को बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन फिर से बनाता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन आखिरकार बनाता है आयरन। और जैसे ही आयरन वाली अवस्था में पहुंच जाता है उस स्टार में, वहां पर फ्यूजन की प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद ये फ्यूज नहीं करने लगता। अब जैसे ही फ्यूजन स्टॉप करता है, इतना उसका घनत्व बढ़ जाता है, इतना डेंसिटी बढ़ जाता है, मान लिया जाए एक पूरे अपने अर्थ को पूरा डेंस करके, छोटा करके, डेंस करते 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 एक छोटा सा मॉलिक्यूल के रूप में कर दोगे तो वो ब्लास्ट हो जाता है। और यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अब आयरन के बाद फ्यूजन होता नहीं, वो बहुत ज़्यादा डेंस हो चुका होता है। उसके बाद एक धमाका होता है, बहुत भयंकर वाला धमाका, है ना। और उस धमाके को बोला जाता है सुपरनोवा। नाम तो सुने होंगे, उसी धमाके को बोलते हैं सुपरनोवा। और स्टार जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं उसी को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलो 2 किलो का, नहीं, 50 किलोमीटर उसका डायमीटर हो सकता है। 50 किलोमीटर की बात कह रहा हूँ, 50 से 100 किलोमीटर उसका डायमीटर हो सकता है। पहले तो बहुत कई हज़ार किलोमीटर में उसका डायमीटर होता होगा, और वो जब ब्लास्ट करता है तो फ्यू किलोमीटर्स में वो क्या होता है,
चेंज हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े, उसको मैं कह रहा हूँ। छोटे टुकड़े कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि आपके एप्पल साइज़ का, है ना, तो उसी को कहा जाता है क्या, न्यूट्रॉन स्टार। और मीडियम साइज वाला जो होता है उसी जब वो टूटता है तभी उस स्टार को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये इसका प्रक्रिया समझा दिया, ये टूटता कैसे है। और फिर होता क्या है कि सुपरनोवा क्या होता है ये भी समझ गए। ब्लैक होल क्या होता है, बहुत बड़े स्टार का टूटना, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते तब वो कहलाता है ब्लैक होल। फिर वाइट ड्वार्फ भी समझा दिया, जो सबसे छोटा साइज़ का जो ये होता है आपका स्टार वो टूटता है तो वाइट ड्वार्फ कहलाता है। और मीडियम साइज़ वाला को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जिसका जो मॉलिक्यूल, जिसका जो मास होता है वो क्या होता है, सन से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, देखो एक और इससे अगर एक और भी अगर इससे पूछा जा सकता है कि इससे रिलेटेड, न्यूट्रॉन स्टार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछेगा कि अर्थ के सबसे नज़दीक, मतलब अब भी वो टूट करके वहीं पर है ना, अर्थ के सबसे नज़दीक जो है उस न्यूट्रॉन स्टार को क्या नाम है ना। तो कुछ जो कहते हैं लाइट ईयर में है, 50-60 लाइट ईयर के आसपास उसका डिस्टेंस है, वो भी बहुत दूर है ना। तो उस न्यूट्रॉन स्टार का नाम क्या है, तो ये अगर पूछ ले आपसे तो याद रखना इसका नाम है कावेरा, है ना। एल को नहीं पढ़ते, कावेरा, है ना, साइलेंट है एल, तो कावेरा इसका नाम है। ये भी याद रख लेना कि न्यूट्रॉन स्टार जो है अर्थ के सबसे नज़दीक वाला न्यूट्रॉन स्टार, उसका नाम है कावेरा, है ना। 1932 के आसपास इसकी खोज हुई थी, तो इस चीज़ को याद रख लेना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर। अब जरा हम लोग बात करते हैं, क्या इसका आंसर समझ गए, न्यूट्रॉन स्टार था, ठीक है। और ये मास वाली बात इसलिए क्वेश्चन में कहा था ताकि आप समझ पाओ कि मीडियम साइज वाले स्टार की बात कह रहा है ना। अब यहाँ पर देख लो 13 नंबर क्या बोल रहा है, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से गिर रहा होता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग इट, इससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देख लो 13 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, दे फॉल विथ दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, मतलब बहुत अलग अलग शेप का, अलग अलग शेप तो सबका स्फेरिकल ही होता है, अलग अलग साइज का, है ना। आपका रेन ड्रॉप्स होता है तो क्या अलग अलग रेन ड्रॉप के लिए अलग होता है क्या वेलोसिटी, अल्टीमेट वेलोसिटी, तो देखेंगे हम लोग। फिर कह रहा है दे फॉल विथ सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, फिर देखेंगे देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विथ डिफरेंट वेलोसिटी ऑन द अर्थ, ये भी देखेंगे देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विथ सेम वेलोसिटी ऑन द अर्थ। ये सेम वेलोसिटी कह रहा है, ये डिफरेंट वेलोसिटी कर रहा है, दोनों का इंक्रीज होता है क्या वेलोसिटी, तो देखिए ये दोनों आंसर होगा नहीं। यहाँ पर बोल रहा है दे फॉल विथ सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, नहीं, अलग अलग साइज का है ये, देख लो साइज अलग है, शेप तो स्फेरिकल ही होता है रेन ड्रॉप्स का, उसके बेस्ट पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो अलग अलग इसका अगर साइज है तो अलग अलग इसका क्या होगा, अल्टीमेट वेलोसिटी। इस तरीके से आप याद रख लेना कि अलग अलग साइज तो होता है, कभी नहीं दिखते हो बड़े बड़े बूंद गिरना स्टार्ट होता है, कभी कभी बहुत छोटे छोटे, है ना, जिसको मतलब शावर की तरह बहुत पतले पतले जो छोटे छोटे गिरते हैं ड्रॉप्स, तो अलग अलग उसका साइज होता है। तो अलग अलग साइज से आप याद रख लेना इसका अलग अलग अल्टीमेट वेलोसिटी भी होता है, ठीक। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट नंबर 13 का फर्स्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है कि स्फेरिकल इसका शेप होता है, किसका, रेन ड्रॉप्स का, तो बताओ इसका कारण क्या होता है, किसके वजह से। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, आगे भी रिपीट होगा ये चीज़, क्योंकि पूछा गया है तो मिलेगा ही ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका रीज़न होता क्या है, तो इसका भी रीज़न आपका होता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को मैं क्या किया हूँ, बता दिया हूँ पहले नंबर क्वेश्चन में ही। तो सरफेस टेंशन ही इसका वजह होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है। मान लिया जाए एक ड्रॉप नीचे से गिर रहा है, सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, इसके सरफेस के ऊपर टेंशन लगना, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है, टेंशन लग रहा है, खींच रहा है, जो भी कर रहा है ना, तो खींच रहा है मतलब टेंशन लगा रहा है। तो एक दूसरे से क्या होना चाहेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल, एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर है ना, एक दूसरे को खींचना चाह रहा होगा, और सब लोग एक दूसरे से चिपके रहने की कोशिश करना चाह रहा होगा, है ना। तो स्टिक टुगेदर करने के लिए ये क्या करता है, सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, तो आपस में क्या करना चाह रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स इस ड्रॉप में एक दूसरे से चिपके रहना चाह रहा है, उसी की वजह से ये क्या होता है, गोल हो जाता है, राउंड हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, ठीक। तो याद रखना सरफेस टेंशन इसका आंसर है, ठीक है, क्यों स्फेरिकल है उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट नंबर है। नेक्स्ट देख लो 14 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स
फोटोस्टेट मशीन वर्क्स, फोटोस्टेट का मशीन जो होता है जेरोक्स मशीन, वो किस टेक्निक के ऊपर काम करता है? तो देख लो, फर्स्ट है मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्मल इमेज मेकिंग, ये भी इसका आंसर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, यही इसका आंसर है, थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग नहीं। तो इस टेक्निक का नाम है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग के ऊपर काम करता है। इस टेक्निक को आप याद रख लेना, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंफ्यूज मत करना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है और यही इसका आंसर है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और जो पूछता है, यहाँ तो पूछा है इसका टेक्निक क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे। लेकिन कई बार पूछता है कि इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। फोटोस्टेट जो मशीन है, जेरोक्स वाला मशीन, वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो उसको कहते हैं जेरोग्राफी, जेरोग्राफी। और मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, है ना, तो आपको तोड़ तोड़ कर बताऊँगा। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट करना, है ना, लिखना, और जेरो का मतलब होता है ड्राई, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जेरोफ्थेल्मिया किसको बोलते हैं? जेरोफ्थेल्मिया, है ना, बीमारी का नाम है बायो में। तो ऑफ्थाल्मोस का मतलब होता है आई, और जेरो का मतलब होता है ड्राई। तो जिसके आँख मतलब सूख जाए और उसमें आंसू की कमी हो जाए, तो उसी बीमारी को कहते हैं क्या? जेरोफ्थेल्मिया, है ना। उसको आर्टिफिशियल आई ड्रॉप दिया जाता है, दिन भर में 10 बार लगाना होता है उसको, है ना, डालना होता है। तो इस बीमारी को कहते हैं जेरोफ्थेल्मिया। इसी तरीके से जेरो का मतलब यहाँ ड्राई होता है, ग्राफी का मतलब राइट होता है। तो जेरोग्राफी जो होता है, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है, मतलब जिसमें क्या होता है, ड्राई प्रोसेस होता है और उसको यूज़ करता है, हीट को यूज़ करता है ना। देखते होगे जेरोक्स को पकड़ते वक्त ये काफ़ी हीट होता है, तो इसका नाम है जेरोग्राफी। इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 15 नंबर। यहाँ बोला 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सब जूल में दे रखा है, तो बता दो जूल किसका एसआई यूनिट होता है? तो ये एनर्जी का एसआई यूनिट होता है। ठीक, चाहे एनर्जी कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो और फिर हीट एनर्जी हो, सबका एसआई यूनिट आपका जूल ही होता है। लेकिन किलोवाट आवर दिया है, तो ये किसका यूनिट होता है? तो ये यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि हीट एनर्जी का क्या होता है। वैसे अगर यहाँ आवर ना दे, सेकंड भी दे तो भी चलेगा एसआई यूनिट में, क्योंकि एसआई यूनिट आपका आवर नहीं सेकंड होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर एसआई यूनिट पूछे तो किलोवाट सेकंड होगा, और किलोवाट आवर दिया है तो ये भी उसका यूनिट है। हीट एनर्जी की बात करते हैं। हीट एनर्जी का भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसका क्या होता है यूनिट? तो ये होता है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी होता है इसका यूनिट हीट एनर्जी का, और कोई भी एनर्जी हो उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। अब जरा बात करते हैं, देखो यहाँ पर पूछा कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 1 किलोवाट आवर, ये कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल, और फिर 3.8, और फिर 3.2, और फिर 4। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका 3.6 मेगा जूल। ठीक है, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। अब जरा देखो, इससे रिलेटेड और कितनी सारी बातें हम लोग सीख सकते हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो एनर्जी का यूनिट बता दिया, ऐसा यूनिट जूल होता है। किलोवाट आवर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, कैलोरी होता है हीट एनर्जी का। ठीक है, तो और कितने तरीके से इससे रिलेटेड पूछेंगे। सबसे पहली बात कि कई बार पूछा जाता है आपसे कि एनर्जी का डेफिनेशन बताओ, और तो फिर एनर्जी का डेफिनेशन दे देता है और ऑप्शन में देता है कि कौन सा ये कहलाता है। मतलब वो दे देगा कि कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड, है ना। तो उसमें ऑप्शन रहेगा एनर्जी, वर्क जो भी है, तो इसका आंसर होगा आपका एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का डेफिनेशन है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, बस एक लाइन में। अब जरा देख लो, कई बार पूछता है सीजीएस यूनिट में कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? तो 10⁻⁷ अर्ग होता है। इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। कई बार आप -7 देखते होंगे तो कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना। तो इसलिए भी, क्योंकि इसका अगर उल्टा पूछ दे कि 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना होगा, कितना जूल, तो ये 10⁻, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, है ना। तो डिवाइड होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस में लिखा जाता है उसको, तो यही होता है। कंफ्यूज मत करना, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻+7 अर्ग। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हीट एनर्जी का कैलोरी में बता दिया। और देखो कई बार होता है, इसमें एक चीज़ और है कि केजी मीटर सेकेंड इस टाइप में अगर पूछे तो कैसे जानोगे? तो सबसे पहली बात, एनर्जी बहुत टाइप का होता है। मान लो काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं 1/2 mv²। ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दो। मास का क्या होता है? मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है?
वेलोसिटी का आपका डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस बाय सेकंड होता है, डिस्टेंस बाय सेकंड, तो डिस्टेंस का मीटर होता है और ये स्क्वायर है ऑलरेडी, तो स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर कर दो, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी यही कहलाता है आपका 1 जूल, है ना, इसी को कहते हैं 1 जूल। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का नहीं भी याद है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी का याद है फॉर्मूला, तो भी आप निकाल सकते हो, किसका, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जैसे इसका क्या होता है, इसका होता है mgh, है ना, mgh होता है इसका मास, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये h है हाइट। मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और h से गुना है, मतलब इसका भी मीटर होगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देख लो सेम आ गया यूनिट, तो यूनिट याद रखना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब उसी को कहा जाता है 1 जूल। तो सारे तरीके जितने भी पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं बता दिया आपको एनर्जी से रिलेटेड, और इसका आंसर है आपका 3.6 मेगा जूल। अगर इसको क्या करें, मेगा को हटा दे, जूल में पूछे तो 5 जीरो यहाँ पर लगा देना, 6 जीरो होता है यहाँ पर पॉइंट है इसलिए कम हो गया एक, है ना, 3 2 5 जीरो, तो ये होता है आपका 3,60,000, है ना, 3,60,000 नहीं, 36 लाख, हाँ 36 लाख, है ना, 36 लाख इसका जूल हो जाएगा। तो 15 नंबर समझ गए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन था। 16 नंबर देख लो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। स्पेस में जो लॉन्च किया जाता है रॉकेट, तो उसका एस्केप वेलोसिटी पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात समझ लो एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। तो मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ है मान लीजिए ये, और इसका जो ग्रेविटेशनल स्फीयर है यहाँ तक है मान लो, ठीक है, यहाँ तक। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको यहाँ फेंकना है कि इसके ग्रेविटेशनल जो क्षमता है उसके बाहर चला जाए और वापस वो दोबारा अर्थ पे ना लौटे, है ना, तो मिनिमम वेलोसिटी, ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जिसके थ्रू आप अर्थ के सरफेस से यहाँ पर स्पेस में भेजते हो, स्पेस में उसको भेज देते हो ताकि वो वापस दोबारा नहीं आ पाए और इसके ग्रेविटेशनल जो स्फीयर होता है उससे भी बाहर चला जाए, तो उसी वेलोसिटी, उसी मिनिमम वेलोसिटी को कहते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप का मतलब भी होता है भाग जाना, है ना, दोबारा ना आना। तो इसका आंसर है आपका क्या, 5 6 11 15, तो इसका आंसर है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए 11.1 11.2 11.3 तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका आंसर आप एग्जैक्ट याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, इसका आंसर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कई बारी इसका पूछ लिया जाता है इसमें माइल्स में, तो माइल्स को भी याद रखना, इसका जो होता है 6.96 माइल पर सेकेंड। और 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1 माइल में आपका 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक। तो इन दोनों को याद रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 6.96 माइल पर सेकेंड इसका आंसर होता है एस्केप वेलोसिटी। किसका, किसी भी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है स्पेस में तो उसका, ठीक है। 17 नंबर देख लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। रेनबो हम लोग देखते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स। सन, तो कहने का मतलब है क्या सन और रेन ड्रॉप्स एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल नहीं। द सन रिमेन्स बिहाइंड अस, जब हम लोग देखते हैं तो क्या सन हमारे पीछे होता है। एंड वी फेस रेन ड्रॉप, अगर रेन ड्रॉप को हम लोग देख रहे होते हैं और उधर ही बन रहा होता है, रेन ड्रॉप के ऊपर ही बनता है आपका रेनबो, तो क्या वो हमारे पीछे रहता है सन। जी हाँ, यही इसका आंसर है। इन लाइट रेन वी फेस सन। और फिर द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट लोअर पोजिशन। ये दोनों आंसर नहीं है, इसका आंसर सेकंड नंबर है। तो देख लो एक पिक्चर में लिया हूँ, है ना, 2 बच्चे हैं, यहाँ पर देखो रेन ड्रॉप है, बादल है, जो भी ये काम कर रहा है आपका प्रिज्म का, और इसके थ्रू ही बनता है क्या, इसके थ्रू ही रेन ड्रॉप ये बनता है आपका रेनबो बनता है। तो बच्चे अगर इस तरफ देख रहे हैं तो सन इन दोनों बच्चे के पीछे होगा इधर कहीं, है ना, इधर से सन जा रहा होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर था आपका सेकंड नंबर। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्या, ये देख लो, इससे पूछा जाता है कि रेनबो फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो कैसे बनता है, कौन से फिनोमेना के तहत बनता है। तो देखिए 4 चीज़ों को याद रखना, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है। इन सारी चीज़ों का मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, इन डेप्थ बनाया हूँ, है ना, स्टैटिक साइंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हूँ। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, जितना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग होता है, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबके लिए एक बना हुआ है वीडियो, आप जा करके चेक कर लेना। तो अब रेनबो के बारे में ज़रा चर्चा कर लें। ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से भी, 4 घटनाएं से ये बनता है।
रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होता है। और डिस्पर्सन जहाँ भी होता है एक प्रिज्म की आवश्यकता होती है, जो बादल यहाँ पर काम कर रहा होता है ना। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये चारों को याद रखना। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, पहला ऑप्शन में देगा रिफ्लेक्शन, दूसरा में देगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तीसरा में देगा डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तीनों। तो तीनों वाला में आपको टिक मारना है, ठीक। तो इतनी बातें थी इससे रिलेटेड। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग क्या 18 नंबर। ये बोला हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ बॉइल्ड एग। आप एग खाते हो, कोई भी खाना खाते हो तो आपको कैलोरी में एनर्जी मिलती है ना, जिसको हीट एनर्जी कहते हैं। हीट आपको मिलता है खाना खाने के बाद। तो ये याद रखना, ये कौन सा एग के बारे में बात कर रहा है, तो चिकन एग जो जनरल है ना। तो चिकन एग के बारे में बता रहा है ये कि चिकन एग अगर आप खाते हो तो कितना कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। तो वो होता है 77 से 78 कैलोरी के आसपास, ठीक। तो 77 इसका ऑप्शन है, 4 नंबर यही इसका आंसर होगा। इसको डायरेक्टली आप याद रख लेना। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 नंबर है द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज। ये कौन सा फिनोमेना कहलाता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। तो ये कहलाता है आपका डिस्पर्सन। इस चीज़ को भी याद रख लेना और इसके ऊपर जो वीडियो बनाया उसको भी चेक कर लेना। इन तरीके की जितने भी घटनाएं हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबका कलेक्शन है उस वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं लिंक दे दूं कमेंट में, ठीक है, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो देख लो। सेकेंड नंबर इसका आंसर है। और डिस्पर्सन होता क्या है, तो डिस्पर्सन जो होता है वाइट लाइट, जब सनलाइट जो होता है जिसको वाइट लाइट भी कहते हैं, एक प्रिज्म से अगर आप इसको गुजारो सनलाइट को, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको विबग्योर बोलते हैं ना। याद किए होगे आप लोग विबग्योर को। क्या क्या इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह होता है, ये बाद में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर समझ गए आप लोग कि स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर हो रहा है यहाँ पे, देख लो। और प्रिज्म के थ्रू, तो इसी को कहते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आखिरी क्वेश्चन देख लो क्या है, 20th नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, वेट, सरफेस एरिया, डेंसिटी। तो कह रहा है कि एक जो बोट है वो डूब जाता है कब, जब वाटर को डिस्प्लेस करता है अपने वॉल्यूम के बराबर, वेट के बराबर, सरफेस एरिया, डेंसिटी के बराबर। तो इसका आंसर है क्या, वेट के बराबर। यहाँ पर सबमर्ज से ये मत समझ लेना कि पूरी तरीके से डूब जाना, है ना। ये पार्शियली सबमर्शन की बात कर रहा है। पार्शियली जब सबमर्ज कर रहा होता है, क्या सबमर्ज कर रहा होता है बोट, है ना, मतलब आधा डूबा रहता है ना बोट। इन जनरल क्या होता है, आधा डूबा रहता है, आधा जो रहता है वो सरफेस के ऊपर रहता है, तो उसी को कह रहा है। तो पार्शियली सबमर्ज बोले आप, फिर आपको फ्लोटिंग बोले, बात एक ही कहना ये चाह रहा है। फ्लोट कर रहा है और फिर पार्शियली सबमर्ज्ड होता है। तो किस लिए होता है, वो अपने वेट के बराबर जब डिस्प्लेस कर रहा होता है वाटर को, जिसको आर्किमिडीज थ्योरी बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर वेट होता है। इस चीज़ को आप लोग जान गए। अगर वेट वहाँ पर बढ़ाते जाएँ, धीरे धीरे बढ़ाते जाएँ तो आखिरकार वो डूब जाता है ना। तो इसका आंसर 20th नंबर का वेट होगा। सबमर्ज का मतलब डूब जाना मत समझना, पार्शियली सबमर्ज की बातें कह रहा है, मतलब फ्लोट करना, आधा डूबना आधा फ्लोट करना, उसी को कह रहा है सबमर्ज, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ ताकि आप फटाफट क्या करो, जब एग्ज़ाम आए तो लास्ट के 2 मिनट देखो और क्या करो, सारे क्वेश्चन का रिवीजन आप कर पाओ। और क्या करना है, इस वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। 11 नंबर देख लो, क्वेश्चन है वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज़ केप्ट जेंटली। धीरे से रखते हैं वाटर सरफेस के ऊपर तो नीडल स्विम करता है, आखिर क्यों, तो इसलिए करता है क्योंकि सरफेस टेंशन वहाँ पर लग रहा होता है। तो इसका आंसर आपका 3rd नंबर है। 12 नंबर है द मास ऑफ ए स्टार इज़ 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड। तो ये न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बन करके एंड होता है, जिसका मास जो होता है वो सन के 2 गुना होता है, उसकी बात कह रहा है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार सबसे छोटा वाला वाइट ड्वार्फ के रूप में एंड करता है, और सबसे बड़ा वाला स्टार जो होता है वो ब्लैक होल के रूप में एंड करता है। 13 नंबर देख लो, 13 नंबर कह रहा है रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग इट। तो इसमें क्या होता है आपका, तो 1st नंबर इसका आंसर है दे फॉल विथ दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, है ना। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देख लो, ये कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। तो ये वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग के ऊपर, है ना, जिसको कहते हैं जेरोग्राफी, ठीक।
नेक्स्ट आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है 3.6 मेगा जूल। नेक्स्ट है 16 नंबर, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर और फिर 6.96 माइल पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड था, माइल पर सेकेंड में 6.96 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, तो वो क्या होता है, सन हमारे पीछे होता है और हम फेस कर रहे होते हैं रेन ड्रॉप को, और उधर ही जहाँ बन रहा होता है। सेकेंड नंबर इसका आंसर है। 18 नंबर देख लो, ये कह रहा है हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ बॉइल्ड एग, मतलब एक छोटे से जो भी एवरेज साइज का एक अंडा होता है चिकन का, उसमें कितना एनर्जी मिलता है, तो 77 कैलोरी, याद रख लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका क्या, अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, तो इसका आंसर है सेकंड नंबर। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखे। आप क्वेश्चन पे कम जाना, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा जाना, और जिस भी कॉन्सेप्ट से के बेस्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस को तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।